कहानी की शुरुआत में हमें हेक्टर और क्लारा नाम के कपल को देखते हैं जो कि अभी इस वक्त अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। इनका ये नया घर शहर से काफी दूर और घने जंगल के बीच में होता है। इस शिफ्टिंग में हेक्टर इतना ज्यादा थक जाता है कि वो बिस्तर पे जाते ही लेट जाता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आती। तो अब वो अपने टाइम पास के लिए दूरबीन उठाकर दूर दराज के एरियाज को देखने लगता है कि तभी इसी पल उसे घर के फोन की घंटी बजती है, जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि इस घर का नंबर अभी तक इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। हेक्टर जल्दी से जाकर कॉल रिसीव करता है पर सामने से कोई भी आवाज नहीं आती, इसलिए वो दोबारा से उस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। अब इसके बाद शाम को हेक्टर अपनी पत्नी क्लारा के साथ बाहर गार्डन में बैठा होता है और वो दूरबीन से आसपास के एरियाज को देख रहा था। जैसे ही वो दूरबीन जंगल की तरफ घुमाता है तो तभी उसे घने जंगल के बीच एक लड़की दिखाई देती है, जिसे वो क्लारा को भी दूरबीन से देखने को कहता है, पर क्लारा को कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो अब घर के अंदर चली जाती है। जबकि हेक्टर फिर से दूरबीन की मदद से उस लड़की को देखने लगता है और ये देख बिल्कुल हैरान रह जाता है कि वो लड़की अब घने जंगल के खुले इलाके में अपने कपड़े उतार रही है। अब इससे पहले कि हेक्टर को समझ पाता, इतने में यहाँ पर क्लारा फिर से उसके पास आती है और उसे शॉपिंग का कहकर वहाँ से मार्केट के लिए रवाना हो जाती है। इधर अब हेक्टर काफी ज्यादा क्यूरियस है और वो उस लड़की को देखने के लिए घने जंगल के बीच निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते में कुछ कदम आगे चलने पर उसे एक डस्टबिन और एक गिरी साइकिल नजर आती है, जिसे देखकर हेक्टर को लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अब बिल्कुल सतर्क हो जाता है। वो उस लड़की को देखने आगे जंगल की तरफ बढ़ता है और कुछ ही दूरी चलने पर उसे वही लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसके शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। हेक्टर पहले एक लकड़ी को उसके ऊपर फेंकता है ये जांचने के लिए कि क्या वो लड़की वाकई में बेहोश है, लेकिन इस पर लड़की कोई भी हरकत नहीं करती, इसलिए अब हेक्टर उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है और उसकी मदद के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो तभी अचानक से एक आदमी पीछे से आकर उस पर कैंची से वार कर देता है, जिससे हेक्टर जान बचाकर चीखता चिल्लाता वो वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो आदमी अब भी हेक्टर का पीछा नहीं छोड़ता। हेक्टर उससे बचने के लिए जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और डरते हुए चुपके से उस आदमी को दूरबीन से देखने लगता है, जो कि दूर ठीक उसके सामने था और उसने अपने हाथ पर कैंची पकड़ी हुई है। वो हेक्टर की नकल भी करता है। उस आदमी ने पूरे मुंह पर गुलाबी रंग की पट्टी बांधी हुई है और जैसे वो हेक्टर को देखता है तो वो फिर से उसका पीछा शुरू कर देता है। हेक्टर जैसे तैसे उसे जान बचाते और भागते हुए दूर बने घर के पास पहुंच जाता है। वो हेल्प के लिए किसी को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, पर लाख आवाज देने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए हेक्टर अब खुद शीशा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पर वो दीवार पे बना एक अजीब सा साइन देखता है। हेक्टर को उस साइन का मतलब समझ नहीं आता और वो उसे नजरअंदाज कर वॉशरूम में अपने हाथ धोता है, अपने जख्म पर मरहम पट्टी करता है और फिर थोड़ा नॉर्मल होने के बाद वो घर के चारों तरफ घूमते हुए घर को चेक करना शुरू कर देता है और घूमते घूमते एक लैब में वो दाखिल हो जाता है, जिसके अंदर कई सारी मशीनें रखी हुई थी और कंप्यूटर्स भी ऑन थे। इतने में हेक्टर की नजर एक वॉकी टॉकी पे पड़ती है, जिसे उठाकर वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है और सामने से मौजूद बिल्डिंग का मालिक उसे बताता है कि मैं तुम्हारी ठीक सामने वाली बिल्डिंग में हूँ और जब तक मैं वहां पर ना जाऊं तुम किसी भी चीज को टच मत करना। अब ये सुन हेक्टर को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ओनर फिर से वॉकी टॉकी के जरिए हेक्टर को बताता है कि एक शख्स जिसने मुंह पर बैंडेज बांधा हुआ है उसको मैंने सीसीटीवी कैमरे से उसी घर की तरफ आते हुए देखा है जिसमें कि वो अभी है, इसलिए अब मैं नहीं बल्कि तुम मेरे पास आओ। वो हेक्टर को गाइड करता है और रास्ता दिखाने के लिए वो बाहर की सारी लाइट्स भी ऑन कर देता है। अब हेक्टर रास्ते को फॉलो करते हुए जल्दी से दूसरे बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर कई सारी मशीनें रखी हुई थी। देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हों। इतने में यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक साइंटिस्ट है और इसी साइंटिस्ट ने हेक्टर को यहाँ पर बुलाया था। साइंटिस्ट किसी चीज पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए उसने अपने घर पे ही रिसर्च लैब बना रखी थी। वो हेक्टर से कहता है कि वो आदमी अब भी उसका पीछा कर रहा है और अब वो यहाँ पर आने ही वाला है, इसलिए अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम जल्दी से इस टैंक में छुप जाओ। अब हालांकि टैंक में छुपना हेक्टर को बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता, इसलिए वो टैंक में जाने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन तभी शीशे के पास वही किलर आ जाता है, जिसे देखकर अब हेक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और कोई रास्ता न होने पर वो बिना सोचे समझे टैंक के अंदर चले जाता है, जिसके अंदर एक अजीब तरह का लिक्विड भरा हुआ था। हेक्टर डर के मारे साइंटिस्ट को उस टैंक में अंदर आने को कहता है, पर साइंटिस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता, बल्कि वो अपनी मशीन को चेक करने लगता है। हेक्टर टैंक में मौजूद लिक्विड में डूब जाता है और कुछ मिनट बाद जब साइंटिस्ट टैंक ओपन करता है तो हेक्टर एकदम सही सलामत टैंक से बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि अब रात से दिन हो गया है और टैंक का सारा लिक्विड भी पूरी तरह से सूख गया था। ये बात हेक्टर को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और साइंटिस्ट भी हेक्टर को देख पूरी तरह से स्तब्ध है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गए।
और तुम टैंक में क्या कर रहे थे? इस पर हेक्टर गुस्से में कहता है कि तुमने ही तो रात में मुझे इस टैंक के अंदर भेजा था, और अब वो उससे खुद ऐसे घटिया सवाल कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट को कुछ भी याद नहीं आता, बल्कि वो तो दावे के साथ कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। अब ये सुन हेक्टर का पूरी तरह से दिमाग घूम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो दूरबीन से जब अपने घर की तरफ देखता है तो उसे बाहर अपनी वाइफ क्लारा नजर आती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने खुद के दूसरे रूप को भी घर में देखता है, जो कि अभी उसकी पत्नी के साथ में है। और अब ये सब देख हेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी पत्नी के साथ वो बहरूपिया कौन है। हेक्टर को परेशान देख जब साइंटिस्ट भी दूरबीन से उसके घर का नजारा देखता है तो वो भी अब बिल्कुल शॉक्ड है, और हेक्टर को घर जाने से मना करते हुए कहता है कि जिस टैंक में तुम कल थे वो दरअसल उसका टाइम ट्रेवल का एक प्रोजेक्ट है, इसलिए तुम समय यात्रा करके कुछ पल पहले के समय में चले गए हो। साइंटिस्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लगभग 1 घंटे पीछे के समय में टाइम ट्रेवल कर चुका है, पर हेक्टर उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हो तो फिर आगे भी बने रहिए। मेरा आपसे वादा है कि ये मूवी आपकी होश उड़ा देगी। हेक्टर अब ये सब देख घबरा गया होता है और वो पुलिस में जाकर अपने बहरूपिया के खिलाफ कंप्लेन करने की ठान लेता है। लेकिन ऐसा करने से पहले साइंटिस्ट उसे समझाता है कि वो कोई बहरूपिया नहीं बल्कि तुम्हारा ही रूप है, और अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो कोई और नहीं बल्कि तुम ही फंसोगे, और ये समय यात्रा उस टैंक में जाने की वजह से हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट ने हेक्टर को ही टैंक में क्यों भेजा, ये बात ना तो हेक्टर को समझ आ रही थी और ना ही इस टाइमलाइन के साइंटिस्ट को कुछ जानकारी थी। लेकिन अब साइंटिस्ट सब कुछ ठीक करना चाहता था, इसलिए वो हेक्टर की मदद करने का फैसला करता है। हेक्टर उसे उस घर में लेके जाता है जहाँ पर वो शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन जब हेक्टर की नजर शीशे पे पड़ती है तो अब वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो शीशा अभी एकदम ठीक था, यानी कि सच में ही वो समय में कुछ पल पीछे चल रहा था, और शीशा फ्यूचर यानी कि आज रात में टूटने वाला है। अब ये सब देख हेक्टर बुरी तरह से चकरा जाता है, पर साइंटिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसे भी वो रियल टाइम में वापस भेज देगा। साइंटिस्ट हेक्टर को एक ड्राइंग बनाकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझाने लगता है कि कैसे उसके समय यात्रा करने पर अब उसके यहाँ पर 2 रूप मौजूद हैं। साथ ही वो उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है जो कि टाइम ट्रेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन उसने अभी ये एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान पे नहीं किया था। वो हेक्टर को बताता है कि कैसे वो टाइमलाइन में बिना कोई छेड़छाड़ किए इस समय यात्रा के जाल से बच सकते हैं। अब जो ड्राइंग साइंटिस्ट उसे बनाकर दिखाता है, हेक्टर ने उसी ड्राइंग को कल रात भी देखा था जब उसने बचने के लिए उस घर में एंटर किया, जिसका तब उसने कांच भी तोड़ा था। दोस्तों, अब से हम इस हेक्टर को हेक्टर 2 कहेंगे, क्योंकि ये एक बार समय यात्रा कर चुका है, और इसके दूसरे रूप को हेक्टर 1, ताकि आगे से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट न हो। साइंटिस्ट हेक्टर 2 से कहता है कि आज रात तुम्हें छिप कर रहना है, जिससे कि हेक्टर 1 तुम्हारी तरह यहाँ पर रात को आएगा और तुम्हारे हर कदम को फॉलो कर वो टैंक में जाकर समय यात्रा कर पीछे के समय में जाएगा, जिसके बाद तुम आसानी से अपनी पत्नी क्लारा के साथ रह पाओगे। अब इस सॉलिड प्लान को सुनकर हेक्टर भी ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इसमें उसे अपनी वाइफ भी मिल जाएगी और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब हेक्टर 2 हेक्टर 1 के समय यात्रा करने का इंतजार करने लगता है। साथ ही उसे अपनी पत्नी क्लारा की भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, तो उसका हाल जानने के लिए वो अपने घर पे कॉल कर देता है, पर बदकिस्मती से हेक्टर 1 हेक्टर 2 के द्वारा किए गए कॉल को रिसीव कर लेता है। कॉल पर हेक्टर 1 की आवाज सुन हेक्टर 2 बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब दोस्तों, ये सीन मूवी की शुरुआत में घटित हुआ था। तब हेक्टर 2 काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उनके नए घर का नंबर किसी के पास भी नहीं था। लेकिन अब हेक्टर 2 को समझ आ जाता है कि जो पहले कॉल उसे आया था तो वो उसने खुद को ही खुद किया था, जिसमें तब उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब जब साइंटिस्ट को हेक्टर 2 की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो हेक्टर 2 के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि अगर तुमने अपने ही अतीत के रूप से बात करने की कोशिश करी तो टाइमलाइन में बदलाव हो सकता है, और अगर फिर हेक्टर 1 किसी तरह यहाँ पर नहीं आया तो वो हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में फंस जाएगा और फिर कभी भी अपनी पत्नी क्लारा के पास वो वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए वो रात तक यहीं पर खामोशी से रहे, तब तक मैं मशीन को रेडी करता हूँ। इतना कहकर साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है, पर हेक्टर 2 बैठे बैठे काफी बोर होने लगता है। इसलिए वो अब हेक्टर 1 पे नजर रखने का फैसला करता है और साइंटिस्ट को बिना बताए उसकी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। आगे बढ़ने के दौरान उसे साइकिल चलाती हुई वही लड़की दिख जाती है जिसे कि तब उसने मूवी की शुरुआत में जंगल में देखा था। तब हेक्टर 2 उसका पीछा करने का डिसाइड करता है ताकि पता चल सके कि उसे तब बेहोश किसने किया था। अब हेक्टर 2 उस लड़की का पीछा कर ही रहा था कि तभी इतने में एक लाल कलर की गाड़ी उसकी गाड़ी पे जोरदार टक्कर मारती है। इस टक्कर में हेक्टर 2 की गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और उसका सर खून से लहूलुहान हो जाता है।
खून को रोकने के लिए वो अपने हाथ पर बंधी पट्टी को खोलकर अपने चेहरे और सर पे बांध देता है। खून की वजह से उसके सर की पट्टी गुलाबी रंग की हो जाती है और शीशे पे देखने पर वो पाता है कि वो तो बिल्कुल उस किलर के जैसे दिख रहा है जिसने कि तब उस पे अटैक किया था। इतने में गाड़ी की टकराने की आवाज सुन वो साइकिल वाली लड़की भी हेक्टर 2 के पास आ जाती है जिसका नाम चिका था और वो उसे उसका हालचाल पूछती है। हेक्टर 2 कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसने बस अपने मुंह और सर पे लगी चोट की वजह से उसने फेस को पट्टी से बांधा हुआ है। हेक्टर 2 के चेहरे पे बंधी पट्टी को देखकर चिका जल्दी से मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाने का फैसला कर लेती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं थे। इसलिए वो खुद ही हेक्टर 2 की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है और फिर अपने पास रखी कैंची से उसकी पट्टी काटकर सही से बांधती है। वो उसे हॉस्पिटल जाने का कहकर वहां से साइकिल उठाकर जाने लगती है, पर हेक्टर 2 हॉस्पिटल जाने की बजाय डस्टबिन के पास रखी पड़ी जैकेट को पहनता है और फिर चिका को अपने साथ जंगल में चलने को कहता है। जब चिका उसके साथ जाने को राजी नहीं होती तो ये देख हेक्टर 2 कैंची की नोक पर उसे जंगल में ले जाने लगता है। साथ ही उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वो चिका को घने जंगल में लेके जाता है और दूरबीन की मदद से हेक्टर 1 की एक्टिविटी को नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि हेक्टर 1 भी गार्डन में बैठकर अभी दूरबीन से आसपास का नजारा ही देख रहा है। ये देख हेक्टर 2 के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चिका को उसके कपड़े उतारने को कहता है, जिससे कि हेक्टर 1 का ध्यान चिका पर जाए और वो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से आए जैसे कि तब वो खुद ही आया था। और जैसे ही हेक्टर 1 यहाँ पर आएगा तो वो उसे मार देगा, जिसके बाद वो अपनी पत्नी क्लारा के साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन चिका उसके कहने पर कपड़े उतारने को तैयार नहीं होती। फिर जब हेक्टर 2 से मारने की धमकी देता है तो धमकाने पर चिका को मजबूरन अपने कपड़े उतारने पड़ जाते हैं और इसी पल किस्मत से हेक्टर 1 भी उसे कपड़े उतारते हुए देख लेता है। अब जब हेक्टर 2 का ध्यान हेक्टर 1 पे होता है तो चिका मौके का फायदा उठाकर वहां से रफूचक्कर हो जाती है, लेकिन हेक्टर 2 उसका पीछा करता है और उसे दोबारा से पकड़ लेता है। अब हाथापाई में गिरने की वजह से चिका बेहोश हो जाती है। हेक्टर 2 उसे दोबारा से जंगल में उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर हेक्टर 1 ने उसे कपड़े उतारते हुए देखा था। वो बेहोश पड़ी चिका को नीचे रखता है और साथ ही उसके कपड़े उतारकर वो हेक्टर 1 के यहाँ पे आने का इंतजार करने लगता है। हेक्टर 1 जैसे ही यहाँ पर आता है तो उसका सारा ध्यान नेकेड और बेहोश पड़ी चिका के ऊपर होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेक्टर 2 उस पर कैंची से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे मारने में सफल नहीं होता क्योंकि हेक्टर 1 यहाँ से जान बचाकर भाग निकलता है। अब दोस्तों ये वही सीन है जो कि तब हेक्टर 2 के साथ भी हुआ था, लेकिन तब उसे ये पता नहीं था कि उस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद उसी का दूसरा रूप है, क्योंकि उसके दूसरे रूप ने तब मुंह पर पट्टी बांधी हुई थी जैसे कि अभी इस वक्त हेक्टर 2 ने बांधी हुई है। हेक्टर 1 का पीछा कर हेक्टर 2 काफी ज्यादा थक जाता है कि तभी उसे चिका के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ जाती है, जिस सब हेक्टर 2 उस जगह पर जाकर उसे देखने जाता है, लेकिन अब तक चिका वहां से भाग गई होती है। उसे ढूंढते हुए हेक्टर 2 अपने घर पे आ जाता है, पर यहाँ पर भी उसे चिका नहीं दिखती। तो अब वो अपनी पत्नी क्लारा को देखने के लिए ऊपर जाने लगता है कि तभी अचानक से उसके ऊपर टेबल से कोई वार कर देता है, जिस वजह से अब हेक्टर 2 बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका सारा शक अब चिका पर जाता है, इसलिए उसे ढूंढते हुए अब एक बंद कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। हेक्टर 2 बाहर से ही चिका को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी, इसलिए सही समय आने पर ही वो सब कुछ समझा देगा। लेकिन अंदर मौजूद चिका फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। अब ये देख हेक्टर 2 खुद दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस जाता है ताकि वो इसे पूरी सिचुएशन समझाकर उसे शांत कर सके और फिर वो पुलिस में कंप्लेन न करे। लेकिन कमरे में आने के बाद उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसी बीच उसके कानों में कुछ आवाज पहुंचती है जो कि ऊपर छत से आ रही थी। इतने में ही हेक्टर 2 की नजर खुली खिड़की पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर छत के रास्ते चिका यहाँ से भाग गई है, इसलिए वो भी अब उसी रास्ते के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि चिका ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो वो उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। इसी कोशिश में चिका फिसल जाती है और वो छत से सीधे नीचे गिरकर मारी जाती है। लेकिन हेक्टर 2 के तब होश उड़ जाते हैं जब ऊपर से देखता है कि वो चिका नहीं बल्कि उसकी पत्नी क्लारा थी और उसने अपनी ही वाइफ क्लारा को मार दिया है। ये सब जानने के बाद हेक्टर 2 अब पूरी तरह से टूट जाता है। जिसको पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया उसे ही उसने मार दिया है। वो अब पूरी तरह से अपने होश खो बैठता है। इसके बाद वो वॉकी टॉकी के जरिए साइंटिस्ट से कांटेक्ट कर उसे सब कुछ बता देता है। साथ ही वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो हेक्टर 1 को ढूंढकर उसे समय यात्रा पर भेज दे, क्योंकि वो अब उसके पास आ रहा है। हेक्टर 2 अपनी पत्नी की कार लेकर साइंटिस्ट को मिलने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि हेक्टर 1 के साथ हुआ था। हेक्टर 2 खिड़की के शीशे के जरिए अंदर झांकता है और हेक्टर 1 को डराने लगता है।
जिसे देख हेक्टर 1 डर की वजह से जल्दी से टैंक में अंदर चले जाता है और इस तरह एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट बाहर निकलकर हेक्टर 2 के पास आता है और हेक्टर 2 उसे अपनी वाइफ क्लारा की डेथ के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करना चाहता है ताकि वो अपनी पत्नी क्लारा को नीचे गिरने से बचा सके। इसलिए हेक्टर 2 अंदर आकर दोबारा से टैंक में जाने का फैसला करता है। वहीं हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी जेब से कुछ चीजें बाहर फेंक देता है और फिर जाके वो अंदर हेक्टर 2 के पास आता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि अब टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब उसकी टाइम मशीन खराब हो गई है। इतना कहकर साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है, लेकिन हेक्टर 2 उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी लैब को तहस नहस कर दूंगा और इतने सालों से जो तुम मेहनत कर रहे हो वो पल भर में ही मिट्टी में मिल जाएगी। अब ये सब सुन साइंटिस्ट भी सोच में पड़ जाता है और अंदर जाकर मशीन को चालू करके दिखाता है पर वो स्टार्ट नहीं होती। अब साइंटिस्ट उसे समझाते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ कल तक का टाइम दे दो, मैं इसे कल तक ठीक कर दूंगा। लेकिन हेक्टर 2 को साइंटिस्ट की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसी बीच उसकी नजर बैटरीज पे पड़ती है जिनमें से एक बैटरी गायब थी। अब ये देखकर हेक्टर 2 गुस्से में आ जाता है और वो अपनी मुंह की पट्टी को खोल देता है। वो साइंटिस्ट को मारते हुए पूछता है कि तुमने एक बैटरी कहाँ पर छुपाई है। मार खाने से बचने के लिए साइंटिस्ट उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैंने वो बैटरी बाहर फेंक दी थी। ये सुनकर हेक्टर 2 साइंटिस्ट को लेकर बाहर आ जाता है और दोनों साथ मिलकर बैटरी को चारों तरफ तलाशने लगते हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने बैटरी को बाहर इसलिए फेंका ताकि हेक्टर 2 दोबारा से टाइम ट्रेवल ना कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता था कि हेक्टर 2 दोबारा से टाइम ट्रेवल करने उसके पास आएगा। यही सेम बात हेक्टर 2 को भी समझ नहीं आती। उसे लगता है कि साइंटिस्ट उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, तो जब वो साइंटिस्ट से इस बारे में सवाल करता है तो साइंटिस्ट उसे हैरान होते हुए कहता है कि तुमने ही तो मुझे इस बारे में बताया था। साइंटिस्ट उसे सारा माजरा समझाता है कि उसके अलावा इस वक्त में एक हेक्टर 3 भी मौजूद है। वो उसे बताता है कि वो पहला नहीं है जिसने कि टाइम ट्रेवल किया है। उससे पहले भी हेक्टर 3 ने समय यात्रा को अंजाम दे दिया था, जो कि उसके टैंक से निकलने के कुछ ही वक्त पहले टैंक से बाहर आया था और वो तब उसी कमरे में मौजूद था। हेक्टर 3 ने ही साइंटिस्ट को ये करने के लिए कहा कि जब हेक्टर 2 टैंक से बाहर टाइम ट्रेवल करके निकले तो वो ऐसे रिएक्ट करे जैसे कि वो पहला टाइम ट्रेवलर है। अब हेक्टर 2 को ये सब जानने के बाद पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से अभी किसी को भी नहीं पता कि हेक्टर 3 अभी कहाँ पर है और वो अभी क्या कर रहा है। वहीं हेक्टर 2 को अपनी पत्नी क्लारा को पास्ट में जाकर किसी भी हाल में बचाना था। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और इस रिमझिम बारिश के बीच उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ जाती है। यानी कि वो जंगल वाली लड़की जिसका नाम चिका है, उसने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया है। साइंटिस्ट पूरी सिचुएशन को समझने के लिए फिर से हेक्टर 2 को टैंक के अंदर भेज देता है। टाइम ट्रैवल कर जब हेक्टर 2 हेक्टर 3 के रूप में बाहर निकलता है तो अब वो समय में पहुंच चुका था जब साइंटिस्ट को टाइम ट्रैवल का कुछ भी नहीं पता है। साइंटिस्ट जब हेक्टर 3 को टैंक से बाहर आते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से स्तब्ध है। लेकिन इस बार हेक्टर का तीसरा वर्जन यानी कि हेक्टर 3 काफी कॉन्फिडेंट था। वो साइंटिस्ट को कहता है कि तुम्हारी टाइम मशीन बिल्कुल सही से काम कर रही है। साथ ही वो साइंटिस्ट को ये भी बताता है कि जल्दी यहाँ पर हेक्टर 2 भी आने वाला है, तो वो उसके आने पर बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दे जैसे कि वो पहला समय यात्री है। इसके बाद हेक्टर 3 इसी कमरे में छुप जाता है और इतने में टैंक में कुछ हलचल होने लगती है और फिर दूसरा वाला हेक्टर टैंक से बाहर निकलता है, जिसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। हेक्टर 2 के टैंक से बाहर निकलने के बाद वो सीधे बाहर जाता है। जैसे ही हेक्टर 2 वहां से बाहर निकलता है तो हेक्टर 3 साइंटिस्ट के पास आकर कहता है कि तुम उसको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, बल्कि तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि वही पहला हेक्टर है जिसने कि टाइम ट्रैवल को अंजाम दिया है। इस सब के अलावा तुम्हें उसे अपनी बातों पर उलझा कर रखना है ताकि हेक्टर 3 उसे पहले घर में जाकर अपनी पत्नी क्लारा को बचा सके, क्योंकि तब वो हेक्टर 2 के हाथों मर गई थी। दरअसल हेक्टर 3 का प्लान था कि वो इस बार अपनी वाइफ को बचाकर दोबारा कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं करेगा, यानी कि टाइम ट्रैवल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्लारा को बचाना था। अब इसी सोच के साथ हेक्टर 3 हेक्टर 2 के पहले यहाँ से निकल जाता है, लेकिन आगे गेट बंद होने की वजह से उसे फिर से वापस आना पड़ जाता है, क्योंकि उस गेट का रिमोट साइंटिस्ट के उस कार के अंदर है जिसे कि अभी हेक्टर 2 चला रहा होता है। यानी कि हेक्टर 2 अब तक यहाँ से निकल गया था। हेक्टर 3 दोबारा से साइंटिस्ट से मिलने आता है और उसकी लाल रंग की कार से वो अब हेक्टर 2 का पीछा करने लगता है। यहीं पर हमें यह भी पता चल जाता है कि हेक्टर 2 की गाड़ी को ठोकने वाली गाड़ी और कोई नहीं बल्कि हेक्टर 3 ही चला रहा था। इतने में उसके सामने से चिका गुजरती है, जिसे देख अब हेक्टर 2 रुक जाता है और हेक्टर 3 जल्दी से उसकी गाड़ी को पीछे से ठोक देता है ताकि आगे वो क्लारा को ना मार पाए। लेकिन इस टक्कर की वजह से हेक्टर 3 की गाड़ी बुरी तरह से डिसबैलेंस हो जाती है
और डस्टबिन से टकरा कर उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए अब उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हेक्टर 2 को रोक पाएगा। यही सोचकर वो जल्दी से साइंटिस्ट को कॉल कर उससे बताता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है, इसलिए वो किसी भी हाल में हेक्टर 2 को आगे टाइम ट्रेवल ना करने दे। हेक्टर 3 जैसे तैसे खुद को संभाल कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है कि इतने में ही उसके सामने चिका जाती है। आपको याद दिला दे कि हेक्टर 2 ने ही चिका को अभी बेहोश किया था, तो वही हेक्टर 2 अभी हेक्टर 1 के पीछे उसे मारने के लिए पड़ा होगा। चिका हेक्टर 3 के चेहरे पे खून लगा देख अब उसकी चीख निकल जाती है। और दोस्तों ये वही सीन है जब हेक्टर 2 हेक्टर 1 के पीछे उसे मारने के लिए पड़ा हुआ था। तब हेक्टर 2 ने ही चिका की चीख सुनी थी, पर तब हमें ये नहीं पता था कि चिका की चीख हेक्टर 3 को देख के निकली थी। जिसके बाद हेक्टर 2 ने देखा था कि चिका अपनी जगह से भाग गई है। खैर हेक्टर 3 चिका को कहता है कि हम दोनों एक ही आदमी से भाग रहे हैं, जिसने कि अपने मुंह पर पट्टी बांधी हुई है और वो आदमी बहुत ही खूंखार है। उसने ही मेरी ये हालत कर दी है। अब हेक्टर 3 की इस हालत को देख चिका उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि यहाँ इस जगह पे नेटवर्क्स नहीं होते। चिका उसे बताती है कि मैंने पास में ही घर को देखा है जहाँ पर लाइट्स जल रही थी, इसलिए हो सकता है कि हमें वहाँ से कोई हेल्प मिल जाए। चिका हेक्टर 3 को उसी घर की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि हेक्टर 3 का ही है। वो हेक्टर 3 को उस घर में ले जाकर उसे इत्मीनान से बैठाकर फोन को तलाशने लगती है। इतने में यहाँ पर क्लारा भी आ जाती है, और जब वो हेक्टर की ये जख्मी हालत देखती है तो उसका दिल पूरी तरह से कांप गया होता है। हेक्टर 3 क्लारा को शांत करके कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस पर क्लारा कहती है कि हमारे घर की तरफ उसने एक शख्स को आते देखा है, जिसने कि अपने पूरे मुंह पर पट्टी बांधी हुई है और वो काफी खतरनाक लग रहा है। अब हेक्टर 3 ये सुनकर क्लारा को जल्दी से एक रूम में बंद कर देता है और उससे कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी आवाज न करे, और उसे उस रूम से बाहर आने को भी सख्त मना करता है। इसके बाद वो ऊपर चिका के पास पहुंचता है और जैसे ही हेक्टर 2 ऊपर की तरफ आता है तो हेक्टर 3 उस पे टेबल से वार कर उसे नीचे गिरा देता है। यानी कि तब हेक्टर 2 पे टेबल से वार चिका ने नहीं बल्कि खुद उसके ही तीसरे रूप यानी कि हेक्टर 3 ने किया था। अब हेक्टर 3 चिका से कहता है कि अगर तुम्हें उसकी लड़ से बचना है तो तुम्हें अपना रूप बदलकर यहाँ से भागना होगा। हेक्टर 3 जल्दी से चिका के बाल छोटे कर उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाकर वहाँ से भागने को कहता है। हेक्टर 3 चिका का मेकओवर बिल्कुल अपनी वाइफ क्लारा की ही तरह कर देता है। फिर बाद में चिका जब छत के रास्ते यहाँ से भाग रही थी तो तभी हेक्टर 2 उसे देख लेता है, और जैसे ही वो उसका पैर खींचता है तो चिका नीचे गिर जाती है और उसकी गर्दन टूटने की वजह से वो मारी जाती है। अब क्योंकि चिका ने क्लारा के कपड़े पहने थे इसलिए हेक्टर 2 उसे अपनी वाइफ समझ बैठता है, जबकि असल में तो क्लारा एक रूम में बंद थी। हेक्टर 3 सेफली क्लारा को बाहर निकालकर गार्डन में जाकर उसके साथ बैठ जाता है, जबकि अंदर हेक्टर 2 गुस्से से अपना सारा सामान तहस नहस कर रहा था। क्लारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हेक्टर 3 उसे खामोश बैठने को कहता है। फिर जब हेक्टर 2 वहाँ से चला जाता है तो अब फाइनली हेक्टर 3 ने क्लारा का साथ पा लिया था और फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेगा। इस तरह हेक्टर 3 अपने द्वारा इस पूरे लूप को कंप्लीट कर लेता है। वहीं जो अभी हेक्टर 2 यहाँ से गया है वो फिर से वही सब करेगा जो कि फ्यूचर में हेक्टर 3 बनेगा, और वो हेक्टर 3 यही है। वहीं हेक्टर 1 पैरेलल टाइमलाइन में अभी भी मौजूद है और वो फिर से वही सब करेगा जो कि अब तक होता आ रहा है। ये हमेशा रिपीट होता रहेगा और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अब हेक्टर 3 अपनी वाइफ को तो बचा लेता है, लेकिन बेचारी चिका बेवजह ही मारी जाती है, और चिका को हर टाइमलाइन में बिल्कुल इसी तरह से अनगिनत बार मरना होगा, क्योंकि ये लूप अब कभी भी खत्म नहीं होगा। रही बात साइंटिस्ट की, तो उसने मूवी की शुरुआत में टाइम मशीन को तो इजाद कर लिया था, लेकिन समय यात्रा को अंजाम देने के लिए उसे कोई चाहिए था, और हेक्टर यहाँ पर नया नया शिफ्ट हुआ था, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट हेक्टर पे ही कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं।